गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज आपके संस्कृत के सेट का डिस्कशन होगा। ऑलरेडी 10 to 12 सेट डिस्कस हो चुके हैं। इसमें एटलीस्ट 40 क्वेश्चन होता है जो कि आपके झारखंड एसएससी सचिवालय सहायक जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों ने लैंग्वेज रखा है एज ए संस्कृत लिटरेचर उन लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन का सेट है जिसमें एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 है और नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं। वैसे आपके एग्जामिनेशन सेट में 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को डेली 40 क्वेश्चन का सेट का प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा नल के महामंत्री का नाम है। राजा नल के महामंत्री का नाम है। आपने अगर सिलेबस देखा है तो उसमें आपको कुछ पढ़ने के लिए बुक्स के नाम है जो आपको साहित्य पोर्शन में दिए हुए, जैसे पूर्व मेघ पढ़ना है, आपको उत्तर रामचरित पढ़ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है, कादम्बरी पढ़ना है, शिशुपाल वध पढ़ना है, शिवराज उदय पढ़ना है। तो ये सारे जो ग्रंथ आपको पढ़ने हैं उसमें से आपको कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर है, क्या है, किसका क्या चरित्र चित्रण है, कौन विदूषक है, कौन सूत्रधार है, क्या है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राजा नल के महामंत्री का नाम क्या है? या नाम है ए साल्यांकन, बी शुद्धसिल, सी वीरसेन या डी बाहुक। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी श्रुतसेल। ये कौन है? ये राजा नल के महामंत्री हैं। श्रुतसेल जो है राजा नल के महामंत्री हैं। नल चंपू नामक काव्य इसी राजा नल से संबंध है। नल चंपू जो काव्य है ये जो राजा नल है उससे संबंधित है, जिसके की रचनाकार कौन है? त्रिविक्रम भट्ट। आपको नाम याद रखना, रचनाकार कौन है? त्रिविक्रम भट्ट हैं। भट्ट जी ने अपने काव्य के आधार पर महाभारत के वन पर्व में वर्णित प्रसिद्ध कथानक नल दमयंती से लिया है। ये जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया? महाभारत के वन पर्व में वर्णित एक प्रसिद्ध कथानक है नल दमयंती, उससे ये चीज लिया गया है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राजा नल के महामंत्री का नाम है। तो महामंत्री का नाम क्या है? श्रुतसेल है। ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से लिया गया है, किस पर्व से लिया गया है, ये सब आप अगर कहानी पढ़ते हैं या ग्रंथ या नाटक या खंड काव्य जो भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो सर्ग होता है, श्लोक होता है, उसमें आपका इंट्रो में दिया रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृच्छकटिकम के निम्नांकित पात्रों में से कौन संस्कृत नहीं बोलता है? अब इसमें आपको कुछ पात्र के नाम दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि कौन जो है संस्कृत नहीं बोलता है। मृच्छकटिकम के निम्नांकित पात्रों में से कौन संस्कृत नहीं बोलता है? ऑप्शन ए चारुदत्त, बी वसंत सेना, सी आर्यक, डी सर्विलक। इसमें 4 पात्र दे दिए गए हैं, उनसे पूछा गया है कि कौन सा संस्कृत नहीं बोलता है। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की है। और ये आप देखेंगे ये किस काल में लिखा गया? गुप्त काल में। तो उसका टाइम पीरियड में ये देखना था कि पहले क्या होता था कि वेद का ज्ञान या वेद पढ़ने का अधिकार कुछ लोगों को ही दिया गया था, उसमें सभी लोग नहीं पढ़ पाते थे। जैसे स्त्री थी या फिर जो निम्न कुल के लोग थे, शूद्र कैटेगरी के जो लोग थे, उन लोगों को वेद पढ़ना वर्जित था। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज है तो आप ऑप्शन देके तुरंत लगा देंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें जो स्त्री पात्र होती थी, उस समय जो स्त्रियां थी तो वो लोग संस्कृत नहीं बोलती थी। क्या बोलती थी? प्राकृत बोलती थी। बाकी जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, चारुदत्त है, आर्यक है, शर्विलक है, ये लोग क्या है? ये लोग संस्कृत में बोलेंगे। लेकिन जो उस समय की लेडीज थी वो लोग को प्राकृत भाषा में, वो लोग अपना जो वार्तालाप करती थी प्राकृत भाषा में करती थी। तो मृच्छकटिकम में वसंत सेना प्राकृत बोलती थी, ये संस्कृत नहीं बोलती थी। ये क्या बोलती थी? प्राकृत बोलती थी। आर्यक, शर्विलक और जो चारुदत्त है, ये लोग किस लैंग्वेज में बात करते थे? ये लोग संस्कृत में ही बात करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री पुरुषों के लिए प्राकृत संस्कृत जैसे भाषा भेद तत्कालीन सामाजिक असमानता का परिचायक है। इससे ये पता चलता है कि उस समय का जो सोसाइटी था
सोसाइटी में डिफ्रेंशिएट किया जाता था। अब भाषा के लिए डिफ्रेंशिएशन मतलब उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। अभी जो आप जितने इजीली सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे कुछ भी लिख के इजीली आराम से अपने घर में बैठे रहते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, आप लैंग्वेज जो है संस्कृत में आप नहीं बोल सकते हैं, जो ब्राह्मण कुल के लोग हैं, स्त्री को संस्कृत का नॉलेज नहीं दिया जाता था। तो उस समय का सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव था। उस समय ये लैंग्वेज का जो था कि हर कोई उस भाषा में ना ही बोल सकता था, ना बात कर सकता था, ना लिख सकता था। ये सारा जो प्रायोरिटी किनको दिया गया था, क्योंकि इंडिया में शुरू से पैट्रियार्कल नेचर है, एटलीस्ट जो मतलब स्पेशली जो नॉर्थ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस में क्या आप देखेंगे पैट्रियार्कल नेचर होता है। मैट्रियार्कल नेचर जो होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या जो भी हिली एरियाज है वहाँ पे होता है। तो ये सारा जो मृच्छकटिकम का जो स्टोरी है उस समय जो गुप्ता पीरियड चल रहा था उस समय का है। तो उस समय ये सब चीज का आप जो बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन या डिस्पैरिटीज देख सकते हैं। ये लैंग्वेज को लेकर सोसाइटी इतना डिवाइडेड था कि किसको किस भाषा में बोलना है या किसको किस भाषा का ज्ञान लेना है। मतलब वेद पढ़ना भी स्त्री जो है वेद नहीं पढ़ पाती थी। तो इस क्वेश्चन का मोटिव यही है, इसमें यह पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा पात्र संस्कृत नहीं बोलता था। तो इसका आंसर क्या होगा, वसंत सेना। वसंत सेना क्या बोलती थी, प्राकृत बोलती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्रवती कौन है? ए नदी, बी उद्यान पालिका, सी प्रतिहारी, डी अप्सरा। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, नदी है, उद्यान पालिका है, प्रतिहारी है या अप्सरा है। ये किसके अनुसार आपसे पूछा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी प्रतिहारी। प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल। द्वारपाल जो गेट पे जो खड़े रहते हैं ना, वो लोग को बोला जाता है, जो गार्ड वार्ड होते हैं उनको। द्वारपाल स्त्री का प्रतिहारी कहा जाता है। जो लेडीज फीमेल कैटेगरी में जो द्वारपाल होगी वो प्रतिहारी कहलाएगी। तो इसमें क्या पूछा गया, अभिज्ञान शकुंतला के अनुसार वेत्रवती कौन है? नदी है, उद्यान पालिका है, प्रतिहारी है या अप्सरा है। तो आपको ये प्रतिहारी का मतलब भी पता होना चाहिए, तभी तो आप करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। तो वो जो द्वारपाल, जो आप रामायण महाभारत मैथोलॉजिकल सीरियल देखेंगे तो वो जो रानी महारानी होती थी उनके गेट पे मेल गार्ड नहीं होते थे। कौन खड़ी होती है? फीमेल जो दासी होती है वो होती है। तो वो जो दासी होती है उसको क्या बोला जाता है? प्रतिहारी। तो ये कौन थी? वेत्रवती कौन थी? प्रतिहारी थी। वेत्रवती का मूल अर्थ नदी नाम से संबंध है। इनका जो नाम है ये नदी के नाम से लिया गया है, जैसे वैतरणी कहा गया है। इस ग्रंथ में मेनका और सानुमति अप्सरा के रूप में उल्लेखित है। आप ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसमें जो अप्सरा आपको ऑप्शनल दिया हुआ है, तो अप्सरा इसमें कौन है? मेनका और सानुमति है। और प्रतिहारी कौन है? वेत्रवती है। तो ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्याय वैशेषिक स्वीकार करता है? ए स्वतः प्रामाण्य परतः अप्रामाण्य, बी परतः प्रामाण्य स्वतः अप्रामाण्य, सी स्वतः प्रामाण्य परतः अप्रामाण्य, डी परतः प्रामाण्य परतः अप्रामाण्य। तो इसमें आपको बताया है न्याय वैशेषिक स्वीकार करता है। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परतः प्रामाण्य और स्वतः अप्रामाण्य। ठीक है, उक्त संदेश न्याय वैशेषिक दर्शन का है। ये किससे लिया गया है? न्याय वैशेषिक दर्शन जो आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में आपको दर्शन भी पढ़ना है। दर्शन जितना भी आपको वेदांग जो है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद जो है, ये सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी से ये क्वेश्चन दिया गया है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रमाण और अप्रमाण ग्रहणशील है, ग्रहणीय है। ठीक है, प्रमाण परतः अर्थात दूसरों का करते, परतः मतलब क्या हो जाता है? दूसरा। प्रमाण परतः अर्थात दूसरे करते हैं, प्रमाणित करने का कार्य दूसरे ही करते, दूसरे ही बोलेगा। क्योंकि आप कोई बात बोलते हैं तो अभी भी कोई और क्या होगा, आपसे प्रूफ मांगेगा, लेकिन जो आपके अपने होते हैं उसको प्रूफ का जरूरत नहीं। अगर आपने बोल दिया दैट मीन्स कि वो सही है।
लेकिन जो थर्ड पर्सन, जो दूसरे पर्सन होंगे, वो आपको हर बात का क्या बोलेंगे कि प्रूफ दो। और आजकल तो सोशल मीडिया में हर चीज आपको व्हाट्सएप कॉल करके दिखाइए या फेसबुक लाइव करके दिखाइए। तो न्याय दर्शन के अनुसार जो अपने होते हैं उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रमाण हमेशा क्या, आपसे जो दूसरे लोग हैं वही मानते हैं, मांगा जाता है। ठीक है, इसी का प्रमाणित करने का अर्थ है दूसरे ही प्रमाण मानते हैं। इसी का एक अन्यार्थ है, एक और अर्थ है इसका, स्वतः, अर्थात चीजें स्वयं प्रमाणित नहीं होती है। ठीक है, अप्रमाणित होती है। तो ये आपको न्याय दर्शन पढ़ना है, आपके सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांख्य के अनुसार, सांख्य दर्शन जो है उसके अनुसार, सांख्य दर्शन सर दर्शन में चर्चित है। तो सांख्य के अनुसार आपसे पूछा गया है, ए प्रत्यक्ष अनुमान अर्थोपरती, बी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान, सी प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, या डी प्रत्यक्ष उपमान शब्द। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको जो करेक्ट है वो बताना है। सांख्य के अनुसार प्रमाण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुसार प्रमाण क्या है। तो इसमें प्रमाण के तीन आधार माने गए। जो भी हम लोग प्रमाण देते हैं या प्रमाण करते हैं उसके तीन आधार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान है और शब्द है। शब्दगत प्रमाण के आधार विशेषकर तर्क एवं उदाहरण होते हैं। जो हम लोग शब्द से प्रमाण देते हैं वो क्या बोलते हैं? एक तर्क करते हैं। ठीक है, तर्क कुतर्क करेंगे। अनुमान आधारित प्रमाण क्या होता है? सर्व संज्ञान एवं चिंतन होता है, जो हम लोग एक्सपीरियंस पे मतलब कि अनुमान करते हैं, इसका कोई करेक्ट मतलब कुछ प्रूफ नहीं है, बस अनुमान पे कह सकते हैं। ठीक है, अनुमान आधारित प्रमाण आधार स्वज्ञान एवं चिंतन होते हैं। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञानेंद्रिय से संबंधित दृश्यगत प्रकृति वाले होते हैं। दृश्यगत प्रकृति मतलब जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज सांख्य दर्शन से ज्यादा क्वेश्चन है, सांख्य से है, वेद से है, शिक्षा कल्प से है। सांख्य के अनुसार पुरुषार्थ है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? ऑप्शन ए धर्म और काम, बी भोग और अपवर्ग, सी धर्म और मोक्ष, और डी अर्थ और मोक्ष। तो सांख्य के अनुसार पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? सांख्य के अनुसार पुरुषार्थ हो जाएगा भोग और अपवर्ग। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि है। महर्षि कपिल के अनुसार भोग और अपवर्ग पुरुषार्थ है। वास्तविक पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 पुरुषार्थ के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े हैं। आप संस्कृत अगर पढ़े हैं 6-7 में तो उसमें आपको पढ़ना होता है। 4 पुरुषार्थ कौन होते हैं? अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। किंतु कपिल के पुरुषार्थ, जो कपिल के अनुसार जो पुरुषार्थ है वो क्या है? भोग और अपवर्ग है। जिस अर्थ का भाव से पुरुष होने की सिद्धि हो वह पुरुषार्थ कहा गया है। भोग का अर्थ है उपभोग करना। ठीक है, तो अगर आप सांख्य के अनुसार बोलेंगे तो 2 होगा, और ऐसे जो है 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके वेदांत से क्वेश्चन है। वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन है। वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन क्या है? ए चित्त की शुद्धि, बी चित्त की एकाग्रता, सी पाप का विनाश, और डी पितृलोक की प्राप्ति। तो इसके अनुसार वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है वेदांत के अनुसार, तो वेदांत सार के अनुसार आपको आंसर करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी चित्त की एकाग्रता, मतलब आपका जो मन है उसको एकाग्र करना। वेदांत सार के अनुसार उपासना व अर्चना परम उद्देश्य है। परम उद्देश्य क्या होता है? मेन एम क्या होता है? उपासना मतलब पूजा करना, और अर्चना उपासना करना और पूजा करना। प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। प्रयोजन जो है चित्त की एकाग्रता है। चित्त किसको हम लोग बोल रहे हैं? जो मन है आपका। मन को क्या बोला जाता है? चित्त बोला जाता है। चित्त ही सत्य है, मतलब मन ही सत्य है। जो मन की सुनते हैं
वो सही करते हैं। ये नहीं कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाके बिलीव करें, आपका मन क्या कहता है वो सत्य होता है। चित्त ही आनंद का कारण है और परिणाम है, क्योंकि चीजें मन व चित्त के अनुसार एवं स्वयं चित्त भी चीजें के निर्देशित है। मतलब जो स्वयं आप जो भी काम करते हो अकॉर्डिंग टू आपका जो मन कहता है वही कहते हैं। अतः चित्त ही मूल है, जिसकी एकता, एकाग्रता और ऐक्य की जरूरी और मजबूरी है। मतलब आप किसी भी काम को करने के लिए अकॉर्डिंग टू वेदांत सार, आप किसी भी काम को करने के लिए आपका जो चित्त है या जो मन है वो एकाग्र होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेट होना चाहिए, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप डाइवर्टेड मन से कोई काम करते हैं तो आपका काम का क्या आपको कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलेगा, या आप काम करने जाएंगे कुछ, उसमें 10 गलत डिमेरिट्स आपको मिल जाएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए आपके अपने मन पे कंट्रोल होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को क्या कहा गया है? तो इससे आपसे पूछा गया है साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को क्या कहा गया है? ए शरीर, बी आत्मा, सी अव्यय संस्थान या डी अलंकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी आत्मा। काव्य की रस की स्थिति किसमें पूछा गया? साहित्य दर्पण में। काव्य की रस की स्थिति क्या है? आत्मा के समान है। अगर आपके बॉडी से आत्मा ही न रहे तो फिर बॉडी क्या हो जाता है? वो डेड बॉडी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से रस की स्थिति को साहित्य दर्पण में बताया गया है। काव्य में रस की स्थिति साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में आत्मा कहा गया है। साहित्य दर्पण नाम का एक ग्रंथ है जिसमें काव्य में रस की स्थिति, जो रस हम लोग पढ़ते हैं कुल 9 रस, तो वो 9 रस जो है किसके समान है? आत्मा के समान है। ऐसा किसमें कहा गया है? साहित्य दर्पण में। काव्य की आत्मा रस है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ मानते हैं। ऐसा कौन मानते हैं? जो आचार्य विश्वनाथ है, जो साहित्य दर्पण के रचयिता है, वो मानते हैं। विश्वनाथ ने कहा है काव्यम रस्यात्मक काव्य, अर्थात रसात्मक काव्य वाक्य ही काव्य है। जिस वाक्य में रस न हो वो क्या है? वाक्य नहीं है, वो काव्य नहीं है। तो ये आप लोग को पता है कि आप साहित्य कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। 9 रस का क्या मतलब उसमें क्या व्यंजना होता है, ये सारा चीज आप पहले भी अगर आप ग्रामर हिंदी व्याकरण पढ़ें तो उसमें भी रस छंद अलंकार के बारे में डिस्क्रिप्शन तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य दर्पण से ही फिर पूछा गया है। ठीक है, साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 10। साहित्य दर्पण में कुल कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इनके राइटर कौन है, मतलब इसका रचना किसने किया है? साहित्य दर्पण को आचार्य विश्वनाथ की कीर्ति मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ रीतिकालीन के आचार्य हैं। कब के ये आचार्य? आपसे पूछा जा सकता है कि भक्ति कालीन है, रीतिकालीन है या नवयुग कालीन है, कौन से काल में है ये रीतिकालीन के आचार्य हैं। तो आप जब भी ये जो आपका जो पहला चैप्टर आप देखेंगे जो सिलेबस में है आपका भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य का इतिहास, तो भाषा विज्ञान में आपको भाषा अकॉर्डिंगली कैसे चेंज हुआ, कि संस्कृत कैसे आया या संस्कृत से हिंदी कैसे आया, तो जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का जो स्टेजेस है वो आपको याद रखना है कि उस समय का टाइम पीरियड क्या था। मतलब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि उस समय का टाइम पीरियड, जोग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया का या आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज थे उसका क्या कंडीशन था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब उस टाइम का कंटेम्प्रेरी कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 10। और 10 परिच्छेद है, किनके द्वारा रचा गया है? ये आचार्य विश्वनाथ की कीर्ति है। परिच्छेद वास्तव में अनुच्छेद सूचक शब्द है। जो चैप्टर डिवाइड होता है उसी को परिच्छेद यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपाष्ठक आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपाष्ठक आचार्य कौन है? ए विश्वनाथ, बी भरत मुनि, सी आनंदवर्धन या डी कुंतक।
कल के क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि जितने भी आपके थिंकर्स आते हैं, या जैसे कि रुद्रट है, दांडी है, विश्वनाथ है, भरत मुनि है, कपिल मुनि है, आनंदवर्धन, कुंतक, इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो इनसे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपाष्ठक आचार्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता आचार्य आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि को बताया है। काव्य की आत्मा किसने बताया है? ध्वनि को बताया। इससे पहले आप पढ़ रहे थे तो उसने साहित्य दर्पण के अकॉर्डिंग काव्य की आत्मा कौन थी? काव्य की आत्मा को किसने माना, क्या माना गया था? रस माना गया था। तो जितने भी थिंकर्स हैं, विचारक जो हैं, जो अपने हिसाब से या तो रस को मानते हैं, या कोई ध्वनि को मानते हैं, या कोई अलंकार को मानते हैं, कोई छंद को भी मानते हैं, तो ये इन लोग का अपना अपना थिंकिंग है। लेकिन आप लोग को उनके अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन आएगा कि बुक का नाम देकर पूछा जाएगा, या फिर जैसे कि विश्वनाथ के अनुसार पूछा जाता है, या भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और ये जो आज का जो यहाँ तक का 10 क्वेश्चन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कोई बुक तो खैर मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं कि आप चाहेंगे कि एसएससी सीजीएल का कोई एमसीक्यू फॉर्मेट का बुक ले ले और उससे पढ़ ले, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको खुद ही अपना सेल्फ नोट्स बनाकर पढ़ना होगा, या फिर आपको ये जो 40 क्वेश्चन का सेट से ये आप देख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं इसमें जो सेम एज इट इज आने के चांसेस, जैसे कि आप धातु रूप है, शब्द रूप है, व्याकरण का सूत्र है, कारक का सूत्र, समास का सूत्र, ये तो आपको सभी जो भी 10th लेवल का ग्रामर बुक है, या आप लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये सारा चीज मेंशन है। या आपको बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप ये सब आंसर कर सकते हैं। बाकी के लिए आप मार्केट में सर्च कीजिए, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए, अगर आपको कुछ मिल जाता है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, नहीं तो फॉर द टाइम भी आप ये सेट से देखकर रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया ये क्वेश्चन। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक कौन थे? ये थे आनंदवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत, सिद्धांत का नाम क्या है? रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। कौन है? ए रूसो, बी सुस्मिल्स, सी प्लेटो, या डी न्यारे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया और 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि भाषा की उत्पत्ति विषयक, तो भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत जो रणन सिद्धांत है, उनके जनक कौन है? उसके जनक कौन है? प्लेटो है। प्लेटो क्या थे? यूनानी दार्शनिक थे। सभी को पता है कि प्लेटो का क्या थे? ग्रीक ये थे, फिलोसफर थे। रणन के उदाहरण, रणन जो सिद्धांत है उसका उदाहरण क्या है? जैसे झन झनाना, तो झन झन ये सब आवाज कौन करते? कीड़े मकोड़े करते। कल कल ये नदी का आवाज है, या खट खुट, ये सब जो आवाज है, तो कोई भी जो जीव की जो आवाज है उसको किसने बताया है? रणन ने ही अनुरणन शब्द संबंध बताया है। क्या बताया? अनुरणन, अर्थात प्राकृतिक उपादानों से उपजी ध्वनि भाषाएं उत्पत्ति के कारण बनी। मतलब जो प्राकृतिक में जो ध्वनि उपजी है, मतलब ये सब जो आवाज है, झन झन, खट खट, पट पट, चट चट, या चिड़िया का आवाज, ची ची, की की, ये सब जो आवाज है, ये जो रणन सिद्धांत है उसी की उत्पत्ति से हुआ है। अर्थात प्राकृतिक उपादानों से उपजी जो ध्वनियां हैं उसकी उत्पत्ति का कारण बनी है। तो उत्पत्ति का कारण कौन बना है? रणन सिद्धांत बना है। ठीक है, तो आप ये सिद्धांत को भी याद रखेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका जो भाषा विज्ञान था, और जो वैदिक साहित्य आपको वेद, ब्राह्मण, आख्याक, उपनिषद, ये सबसे क्वेश्चन था। इसमें ग्रामर का क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपका सीधे ग्रामर से है, व्याकरण पोर्शन से। पितृशुश्रक का समास विग्रह होगा। शब्द देखिए आप क्या? पितृशुश्रुक, इसमें तीनों श का उपयोग किया होगा। पितृशुश्रुक का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ए पिता च शुश्रुवकश्च, बी पितु शुश्रुक, सी पिता चौशो शुश्रुक च,
या डी पिता शुश्रूषक यशस्य। तो इसका करेक्ट विग्रह क्या होगा? विग्रह करना है आपसे। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि समास क्या होगा, समास विग्रह करके बताना है आपको। तो इसका विग्रह करेंगे। विग्रह क्या हो रहा है? यहाँ पितु शब्द जो है, पितु शब्द का रूप कैसे चलेगा? पितृ जो है, जो हम लोग पितृ शब्द रूप पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, पितृ शुश्रक। ठीक है, अगर आप इसका विसर्ग सॉरी विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? पितृ या पिता को पितर कहा जाता है, तो करेंगे पितृ शुश्रक, पितृ शुश्रक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संभाषण। संभाषण हर शब्द का अर्थ है। इसमें आपको शब्द दिया है, संभाषण हर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संभाषण में समर्थ, ऑप्शन बी संभाषण के लिए, ऑप्शन सी संभाषण के उपयुक्त, या ऑप्शन डी संभाषण में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संभाषण में समर्थ। अब ये कैसे हुआ ये देखिए। संभाषण का अर्थ, संभाषण में समर्थ मतलब संभारण को सम्यक, भाषण को बेहतर या अच्छा भाषण दे, मतलब सम मीन्स अच्छा, किसी चीज को और अच्छा बनाने के जब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तब वहां पे संभाषण का प्रयोग हुआ है। वह अच्छा से कुशल वक्ता होता है। ठीक है, जो समूची जनता और आम दर्शक को मोह लेता है। समर्थ मतलब किसी चीज को आप बोलने में सक्षम हो, सिर्फ बोलने में ही सक्षम नहीं हो रहा, उस चीज को आप प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं। बोलना तो सबको आता है, लेकिन आप कितने अच्छे से बोल रहे हैं और उस भाषण को आप जब बोल रहे हैं तो कितने लोग को आप आकर्षित कर पा रहे हैं। जैसे कि इतने सारे बाबा लोग हैं, तो सब बाबा लोग के पास क्या होते हैं? भीड़ बहुत होती है, तो बात तो वो वही सब करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? उन लोगों में जो अट्रैक्टिव करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। वो जो बोल रहे हैं वो हम लोग को भी पता है, सबको पता है, जो भी पढ़े लिखे एडुकेटेड है सबको पता है, लेकिन सब वहां पे भीड़ बढ़ा के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं तो उसमें एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पे हुआ संभाषण में समर्थ, किसी भाषा को अच्छे से बोलकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि एक वर्ड देकर पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या हो रहा है, या इसका पर्यायवाची क्या है, या अनेकार्थी क्या है, या विपरीतार्थक शब्द क्या है। क्योंकि आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ग्रामर का सिलेबस बोला जाता है 10th लेवल का है, लेकिन आपको 6 to 10th लेवल का ग्रामर अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कालिदासा कस्य अलंकारो प्रयोगे सर्वश्रेष्ठ आसीत्। ये क्वेश्चन आपका कि कालिदास कौन से अलंकार का प्रयोग करने में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास कस्य अलंकार प्रयोगे सर्वश्रेष्ठ आसीत्। ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, या डी दीपक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उपमा। ठीक है, अब आपने अगर कालिदास के बारे में पढ़ा है तो उनके बारे में श्लोक भी पढ़ा होगा कि उनका कौन सा नाटक अच्छा है, वो कौन सा उपमा का प्रयोग करते हैं या कौन सा अलंकार का प्रयोग करते हैं। कालिदास के नाम के साथ उपमा शब्द भी जुड़ा हुआ, मतलब अगर आप कालिदास बोलेंगे तो आप समझ जाइए कि वो हर चीज को उपमा देंगे। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि कोई भी बात बोलेंगे तो उसमें 10 मुहावरा या लोकोक्तियां या कहावत डालेंगे। तो उसी तरीके से कालिदास जो है वो जब भी लिखते हैं अपने ये में, तो आप उनके रचना में आप अलंकार देख सकते हैं। ठीक है, कालिदास के ज्ञान के ज्ञानी व्यक्ति का पर्याय, मतलब हम लोग किसी को बोलते भी हैं कि ज्यादा कालिदास मत बनो, तो उनका नाम भी खुद एक उपमा बन चुका है। बोलते ही है ना, अगर कोई ज्यादा बोल रहा है या ज्यादा नॉलेज दे रहा है तो बोला जाता है, जो लिटरेचर पढ़ता है वो बोलेंगे कि ज्यादा कालिदास मत बनो। ठीक है, तो वो खुद में एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है उपमा अलंकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत केन रचयितम। मेघदूत केन रचयितम मतलब मेघदूत की रचना किसने की है। ए भवभूतिना, बी श्री हर्षेन, डी भारवेना, या डी कालिदासेन। तो ये क्वेश्चन तो कुछ बताने का है ही नहीं, इसमें आप तुरंत बता देंगे कि मेघदूत के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी कालिदासेन।
मेघदूत ग्रंथ ऋतु वर्णन और मेघ गर्जन के साथ वर्षा वर्णन की मनोहारी। इसमें आपको क्या मिलेगा? हर ऋतुओं का वर्णन मिलेगा, मेघ कहाँ कहाँ गरजते हैं और किस किस स्टेट में वो भ्रमण करते हैं वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें मेघ के बारे में आपको मेघ का कब क्या रूप होगा, क्या आकार होगा, वो कहाँ कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, ये सारा वर्णन आपको मेघदूत में मिल जाएगा। और आपको आपके सिलेबस में पूर्व मेघ के जितने भी श्लोक हैं वो सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। रामायणम केन रचयितम? ए तुलसीदासेन, बी वाल्मीकिना, सी सूरदासेन या डी क्षेमेंद्र। ये तो मतलब बच्चे भी बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाल्मीकिना। ये किनके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि को एक उपनाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। और इनका मूल नाम क्या था? तो वाल्मीकि से रिलेटेड जितने फैक्ट है आप उनको पढ़ लीजिए। उनका मूल नाम था रत्नाकर। ये रत्नाकर डाकू नाम से फेमस थे। ये पहले क्या थे? डाकू थे। बाद में ये वाल्मीकि बने। वाल्मीकि बनने के बाद इन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है, जिसमें रघुकुल के जितने रामचंद्र और इक्ष्वाकु कुल, मतलब राम से लेके इक्ष्वाकु तक का पूरा इसमें वर्णन किया गया है। और अगर आप तुलसीदास की रामायण पढ़ेंगे तो उसमें अलग श्लोक पढ़ेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टवा पदस्य प्रकृति प्रत्ययोस्त। आपको पद दे दिया गया है दृष्टवा। दृष्टवा में आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है, मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? ऑप्शन ए दृश प्लस त्वा, ऑप्शन बी दृश प्लस कत्वा, सी दृश प्लस तुमुन या डी दृश प्लस ल्यप। तो आपको मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपकी जितने भी प्रत्यय उपसर्ग है उन सब का एक जगह सूत्र लिख लीजिए आपको, और सूत्र प्रत्यय जोड़ने पे क्या बन रहा है वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दृश प्लस कत्वा। कौन सा प्रत्यय लग रहा है? कत्वा प्रत्यय लग रहा है। त्वा तुमुन या लप नहीं लग रहा, कत्वा लग रहा है। तो दृश प्लस कत्वा लग के क्या बन रहा है? दृष्टवा बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका का इव भाषणम कुर्यात। का इव भाषणम कुर्यात, इसमें आपसे पूछा गया है कैसा भाषण करना चाहिए, मतलब कैसा बात बोलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए बकवत, ऑप्शन बी अजवत, सी गजवत या डी शुकवत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुकवत। मतलब कैसी बात करनी चाहिए, तो सुखवत मतलब क्या हुआ? सुख मतलब तोता, तोते के जैसा। गजवत मतलब हाथी के जैसा। अजवत मतलब अज किसको हम लोग बोलते हैं? बकरी को बोलते हैं, तो बकरी के जैसा बोलना चाहिए। बकरी क्या करती है? में करती है। बकवत। तो इसमें आपको जो पशु पक्षियों के नाम दिए हैं उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। कैसा बोलना चाहिए, तो आपके जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सुखवत, अर्थात सुख को सुख के समान, जैसे तोता कैसे बोलता है वैसे बोलना चाहिए। सुख सारिका का शब्द परस्पर सहचर है। सुख बोलेंगे या सारिका मैना बोलेंगे, तोता मैने की तरह बोलना चाहिए। बाकी जो आपके ऑप्शन है वो उसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आददम धर्म साधनम किम अस्ति। आददम धर्म साधनम किम अस्ति। ऑप्शन ए मनः, बी हृदयम, सी शरीरम या डी शिरः। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शरीरम। धर्म का साधन क्या है आपसे ये पूछा गया, तो धर्म का साधन क्या है? शरीर है। शरीर रहेगा तभी तो आप धर्म कर पाएंगे ना। धर्म का माध्यम क्या है? शरीर है। धर्म को निभाने के लिए जिस माध्यम व साधना या जरिया की जरूरत है वो क्या है? शरीर है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने किम रूपम अस्ति। तो आपका शब्द रूप, जैसा आपका सिलेबस में आपको लता शब्द रूप दिया गया है, तो आप लता शब्द रूप के तीनों जो प्रथमा से लेके जितने भी विभक्ति है सप्तमी तक लिखिए। लता शब्द रूप, बालक शब्द रूप, मुनि है, गुणिन है, साधु है, भवत है, अश्मद युष्मद और तत् का तीनों लिंग,
तीनों लिंग में आपको पढ़ना है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। सर्व, योति, लेखनी, रेणु, पयस, वस्तु तथा आत्मन, ये आपके सिलेबस में ये शब्द रूप दे दिया गया है। तो ये शब्द रूप का आपको, शब्द रूप का जितना भी एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये सारे आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा गया लता शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है लताया विसर्ग, ऑप्शन बी लतयो, ऑप्शन सी लतासु या ऑप्शन डी लताए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है सी लतासु, क्योंकि आपसे बहुवचन पूछा जा रहा है, सप्तमी का बहुवचन। तो सप्तमी बहुवचन क्या हो जाएगा? लता, लतायाम, लतयो, फिर आएगा लतासु। ठीक है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन तीनों देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लब धातु, आपको धातु दे दिया गया, कौन सा धातु है? धातु रूप, शब्द रूप से क्वेश्चन आपके एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आप मान के चाहिए कि 100 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लब धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूपम भवति। लब धातु का आपको लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए अलभताम, बी अलभम, सी अलभत या डी अलभावहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी अलभत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अस्मत् शब्दस्य प्रथम विभक्तो द्विवचने रूपम अस्ति। इसमें आपसे पूछा गया अस्मत् शब्द पूछा गया है, अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? तो हम लोग इसका अगर शब्द रूप पढ़ेंगे तो क्या होगा? अहम, आवाम, वयम। इसमें आपसे क्या पूछ रहा? प्रथम विभक्ति का द्विवचन, अहम, आवाम, वयम। तो इसका आंसर ऑप्शन में क्या दिया हुआ? वयम, बी आवाम, सी मया या डी अस्मभ्यम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आवाम, अहम, आवाम, वयम। तो आवाम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर युष्मत से पूछा गया आपसे, युष्मत शब्दस्य षष्ठी विभक्त बहुवचने रूपम भवति। युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? तो आप युष्मत शब्द पढ़ेंगे तो हम युवाम, युवम, त्वाम, युवम, उष्मान से लेके पूरा षष्ठी तक पढ़िए। षष्ठी तक पढ़ के आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? इसमें ऑप्शन है युवयो, बी युष्माकम, सी युवाम या डी युवम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? युष्माकम। बस इतना इजी सा क्वेश्चन है, आप एक करेक्ट आंसर बताएंगे और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो शब्द रूप, धातु रूप बहुत इजी है, आप उससे इजीली अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यत्र शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। आपको शब्द दे दिया गया, उससे आपसे पूछा गया है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप इसमें शब्द देखेंगे क्या है? ध्यत्र। तो इसका संधि करेंगे तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन आपका क्या दिया? दधि प्लस यत्र, ऑप्शन बी दध प्लस अत्र, ऑप्शन सी दधि प्लस अत्र या ऑप्शन डी दध्य प्लस त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी दधि प्लस अत्र। अब इसमें आप देखिए कि इसमें किन किन वर्णों की संधि हो रही है? ई प्लस अ। तो ई प्लस अ मिलके क्या बन गया? य। ये किस संधि का गुण, मतलब ये किस संधि का सूत्र है? ई प्लस अ किस में बनता है? आपको तीनों संधि जो है आपके स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इन 3 संधि के सूत्र भी पढ़ने हैं। अब जैसे स्वर संधि के 5 भेद है तो 5 भेद के जो सूत्र सब हैं वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे दधि प्लस अत्र करके क्या हो रहा है? दध्यत्र हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ई प्लस अ मिलके क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो ये किस संधि में आता है? ये आपके स्वर संधि में आता है। अब स्वर संधि में आप खुद बता सकते हैं कि ये किसका सूत्र है। स्वर संधि में जो स्वर संधि के किसका भेद है? ये गुण का है, वृद्धि का है, यण का है, अयादि का है, किस संधि का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्लस अंचल अत्र संधि कर्या।
यहाँ आपको संधि करके बताना है कि उत्तर जोड़ अंचल होगा तो क्या संधि होगा। ए उत्तरांचला, बी उत्तरोचला, सी उत्तरेचला, डी उत्तरचला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें आप देखिए कौन सा उत्तर प्लस अंचल क्या हो जाएगा, उत्तरांचला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, पहला वाला हो जाएगा ए। इसमें कौन सा संधि हुआ है, जब सवर्ण संधि होता है तो क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। सवर्ण आपका देखिए उत्तर अ और अंचल का अ, तो सवर्ण संधि हो रहा, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र हुआ, अका सवर्ण दीर्घ से हो रहा उत्तरांचल। तो आपको इसी तरीके से संधि को पढ़ना है कि आप शब्द देखें, उसको संधि विच्छेद किए, विच्छेद किन दो वर्णों का हो रहा है, किसका भेद है, ये तीनों संधि में से किसका भेद है, कौन सा सूत्र आ रहा है। तो जैसे आप मैथ्स बनाते हैं ना कि कौन से फॉर्मूले से ये हेंस प्रूव्ड हुआ या थ्योरम प्रूव्ड है, उसी तरीके से संस्कृत है। एक शब्द आपको दे दिया जाए और उस शब्द का पूरा डिस्क्रिप्शन बता दें, तो वैसे करके अगर पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस कहीं भी गलत नहीं होंगे। तो इसमें कौन सा संधि हुआ, अका सवर्ण दीर्घ लगा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, उत्तरांचल, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुगच्छति इतस्य अर्थः भवति। आपका शब्द दिया अनुगच्छति इतस्य अर्थः भवति, इसका अर्थ क्या होता है, अग्रतः गच्छति फर्स्ट ऑप्शन, बी पृष्ठतः गच्छति, सी दक्षिण भागे, डी वाम भागे। अनु मीन्स क्या होता है, अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे, जैसे अनुगामिनी। तो अनु शब्द अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग लगाने के बाद बहुत सारा शब्द बनता है। तो अनु का अर्थात क्या होता है, जो आपके पीछे चले, ठीक है, हर बात अनुगच्छति। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है अग्रतः गच्छति, पृष्ठतः गच्छति, दक्षिण भागे या वाम भागे। तो दक्षिण भागे वाम भागे तो नहीं होगा, दो ऑप्शन बचता, अग्रतः या पृष्ठतः। तो अनु मतलब क्या हो गया, आपको अनु का अर्थ पता होगा तो ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पृष्ठतः गच्छति। इसीलिए जैसे अनु अग्रज आप शब्द सुने होंगे, अनुज, अनुज मतलब क्या होता है, छोटा, अग्रज मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, वैन्तेय शब्दे क प्रत्यय। आपको शब्द दिया गया है वैन्तेय शब्दे क प्रत्यय। आपको इसमें प्रत्यय बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए अण, बी ठक, सी ढक या डी तल। तो इस शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय का सूत्र अगर आपको याद है तो आप शब्द देख के बता देंगे कि कौन सा प्रत्यय लग रहा है। इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी ढक। वैन्तेय शब्द में ढक प्रत्यय लगेगा क्योंकि वैन्तेय शब्द विनीत विनीता से उत्पन्न है, इतना आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है, ढक प्रत्यय लगता है। ढक प्रत्यय हम लोग कौन से सूत्र के नियम लगाते हैं, स्त्रीभ्यो ढक। जब भी किसी को हम लोग स्त्री प्रत्यय में बदलना होता है तो उसमें ढक प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराणाम संख्या अस्ति। पुराणों की संख्या क्या है। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन, जैसे आप वेद का संख्या बता सकते हैं वैसे आपको पुराण का भी संख्या इतना एक्सपेक्टेड है। अगर आप इस टाइप के एग्जाम दे रहे हैं, आपको जीएस जीके आप पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, तो अब तो आपको संख्या, वेद कितने संख्या है या पुराण कितने संख्या है ये पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पंचदश, ऑप्शन बी षोडश, ऑप्शन सी सप्तदश और डी अष्टादश। तो कितने पुराण हैं, अष्टादश। अब अष्टादश जितने पुराण हैं वो आपको नाम पढ़िए, याद रखिए। और इसमें अगर आपने संस्कृत में पढ़ा है तो संस्कृत में भी कुछ कुछ वर्ण से, जैसे कि अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो बहुत सारा पुराण एक एक वर्ण से भी है, तो आप उतना डिटेल में पढ़िए। अगर आपका ग्रेजुएशन में या आपने 11th-12th में संस्कृत रखा है या ग्रेजुएशन या आपने पीएचडी भी किया है तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, 100 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप 20 क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतवान पदे प्रत्यय अस्ति। पद दे दिया गया है गतवान, इसमें कौन सा प्रत्यय है, आपको प्रत्यय बताना है। ए अक्त, बी अक्तवतु, सी सानच या डी तव्यत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए अक्त, बी कत्वतु, सी सानच या डी तव्यत। करेक्ट ऑप्शन बताइए इसमें क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें अक्तवतु प्रत्यय लगा है, ठीक है। गम धातु में आप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, गतवान बनेगा, ठीक है। गतवान शब्द बन जाएगा अक्तवतु प्रत्यय लगाने पे। नेक्स्ट है
पार्वती पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। पार्वती पद में स्त्री प्रत्यय कौन सा लगा है? ए टाप, बी डीप, डी गीस और डी अज्ञात। तो कौन सा प्रत्यय लगा है? टक, ढाक, टाप या अज्ञात? कौन सा प्रत्यय है इसमें? तो पार्वती क्या है? स्त्री प्रत्यय है, इसमें डिंग प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इंक प्रत्यय, सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधारी किसकी माँ है? वेरी इजी क्वेश्चन, आप ऑप्शन देके बता सकते हैं। धृतराष्ट्र की, बी विदुर की, या सी दुर्योधन की, या डी कर्ण की। तो गांधारी किसकी माँ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? यहाँ पे दुर्योधन की। वैसे जितने भी ये लोग 100 कौरव हैं सभी की मम्मी है गांधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिज्ञा योगेंद्र धरायण किसकी रचना है? आपको बुक का नाम दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि ये किसकी रचना है। प्रतिज्ञा योग्य धारायण कवि महाभास की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें आपको ऑप्शन क्या था? कालिदास, भास, भारवी या भवभूति। तो ये किसकी रचना है? ऑप्शन बी, भास की रचना है। इसमें प्रतिज्ञा, इसमें किसके बारे में बताया गया? प्रतिज्ञा और युगंध नामक पात्र है। प्रतिज्ञा और युगंध नामक पात्र हैं। एक सीरियल आता था प्रतिज्ञा, देखे होंगे आप लोग, इलाहाबाद का स्टोरी दिखाया है उसमें, ममफोड़गंज। तो प्रतिज्ञा युगंध नामक पात्र है। इस महाकाव्य के कथानक के आधार है, ये दोनों कथानक है। भास एक क्या है? व्याकरणाचार्य भी थे। भास का आपने एक बड़े, जैसे कि पाणिनि व्याकरणाचार्य थे, वैसे भास भी क्या है? व्याकरणाचार्य हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बुक का नाम याद रखना और किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास रचित प्रतिमा की कौन सी विधा है? भास रचित जो प्रतिमा है उसकी विधा क्या है? मतलब वो महाकाव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है या नाटक है? तो आपको जितने भी जो आचार्य हैं या जो संस्कृताचार्य हैं, जितने भी ऑथर्स है संस्कृत में, वो किस विधा में लिखते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो ये किस विधा में लिखा गया है? इसका ऑप्शन होगा डी, नाट्य विधा। नाट्य विधा के रूप में प्रतिमा मध्यकालीन काव्य जगत में काफी लोकप्रिय हुई थी। ये क्या है? नाट्य विधा है। और ये भी क्या है? भास द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि भास द्वारा निर्मित जो प्रतिमा है उसकी विधा क्या है? तो ये क्या है? नाटक है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि मेघदूत क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है विज्ञान शकुंतलम क्या है, खंड का महाकाव्य। एक क्वेश्चन कल था कि महाभारत क्या है, मतलब खंड काव्य है या महाकाव्य है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम रामेण बाणेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, सॉरी, विक्रमोर्वशीय किसकी रचना है? विक्रम उर्वशीयम किसकी रचना है? तो ये भी आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, जनरल जीके जो होता है उसमें भी आप पढ़ें कि विक्रम उर्वशी जो है, उर्वशीयम जो रचना किसकी है? ए भास की, बी कालिदास, सी भवभूति, डी भट्ट नारायण। तो ये किसकी रचना है? बी कालिदास। इसमें किसका स्टोरी दिया हुआ? विक्रम का और उर्वशी का। उर्वशी कौन थी? सबको पता होगा, उर्वशी जो फेमस अप्सरा उर्वशी। इसमें एक प्रसिद्ध नाट्य है जो 5 अंक का है, जिसकी राजा रानी मूल कथा वैदिक महाकाव्य से ली गई है, कोई महाकाव्य से ली गई है। विक्रम उर्वशीयम इसकी रचना है। ये किसकी है? कालिदास की है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये नाटक है, खंड काव्य है, महाकाव्य क्या है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण नाट्य ग्रंथ है। क्या है ये? नाट्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रावणम बाणेन हंति। राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें जो रेखांकित अंश है, इसमें कौन सा विभक्ति है? जो आप देखिएगा, जो टाइप किया हुआ ब्लू कलर से, इसमें कौन रेखांकित अंश में कौन सी विभक्ति है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी या डी पंचमी। बाणेन हंति मतलब बाण के द्वारा मारा। तो जब भी हम लोग किसी के द्वारा, तो आप कर्ता के चिन्ह पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। तो जब कोई चीज मीडिएटर होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां पे कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, ये आप कारक डिटेल में पढ़ें तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन, आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि सूत्र दे दिया गया है, उसमें आपसे पूछा गया या एक लाइन देकर पूछा गया कि कौन से सूत्र का प्रयोग है या कौन से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वृक्षात पत्रम पतति में रेखांकित पद में कारक है। इसमें भी आपसे पूछा गया है कि वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक या डी अपदान कारक। तो जब कोई चीज किसी से अलग होता है, वहां से टूट कर गिरता है, तो उसमें कौन सा कारक लगता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो जब कोई चीज किसी चीज से अलग होता है तो वहां पे पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, सूत्र के अनुसार भी पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे वृक्षात का अर्थ है वृक्ष से, तो यहाँ पे अपदानी पंचमी का सूत्र लगेगा। ठीक है, अपदानी पंचमी का सूत्र लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपदान कारक। वृक्षात पत्रम पतति, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुदय में कौन सी संधि है? अब इसमें आपको बताना है संधि का जो भेद है, गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा है यण संधि, सी दीर्घ संधि या डी वृद्धि संधि। तो ये सारे संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि किन दो वर्णों की संधि हुई है? भानु प्लस उदय। तो भानु में उ, हर्ष उ, और उदय का हर्ष उ, दोनों मिलकर क्या बना? दीर्घ उ। तो जब ये स्वर, जब दो सवर्ण की संधि होती है तो कौन सा होता है? अक सवर्णे दीर्घ सूत्र लगता है, अक सवर्णे दीर्घ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। बहुत इजी। तो ये सब संधि के, समास के, कारक के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको उतना फैक्ट याद नहीं करना, तुरंत देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिका प्रहलाद की रिश्ते में क्या थी? तो मैथोलॉजिकल क्वेश्चन है, सबको पता है। ऑप्शन ए बुआ, बी बहन, सी चाची या डी दादी। अब इसमें तो रॉन्ग होने का चांसेस ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बुआ। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या देना? रंग से जो होली का जो त्योहार, उससे एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। उसमें इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि हिरण्यकशिपु था, उसके बारे में पूरा स्टोरी आप पढ़ेंगे, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, होलिका उत्सव कब संपन्न होता है? ए श्रावण मास, बी भाद्रपद, सी फागुन मास की पूर्णिमा या डी मधुमास। तो ये भी आपको पता होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। होलिका पर्व, होलिका उत्सव भारतीय पंचांग के अनुसार फागुन की तिथि पूर्णिमा जो होती है उसको मनाया जाता है। यह त्योहार होली के एक रात पहले जो अग्निदाह होता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फागुन मास की पूर्णिमा। होली को वसंतोत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता में प्रत्यय है। आपको शब्द दे दिया गया ममता, ममता में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अण, बी ढक, सी तल या डी मतुप। तो ममत प्लस तल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ममता। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तल प्रत्यय। तो ये 40 क्वेश्चन का सेट्स था, इसको आप बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। ये आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा है। बाकी आपके करंट अफेयर का सेट चल रहा है झारखंड एसएससी के लिए, तो करंट अफेयर को आप डेली रिवीजन कीजिए, उसमें एटलीस्ट 15 सेट्स है, 15 सेट का, और 15 सेट्स का प्रैक्टिस सेट भी है सीजीएल के लिए। तो आप वो 150 क्वेश्चन का सेट है उसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से ये होगा कि जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या सेल्फ असेसमेंट आप करेंगे, तो वो क्वेश्चन जो भी आपका रॉन्ग हो रहा है वो बार बार आप रिवीजन कीजिए, बुक से पढ़िए या फिर चैनल के वीडियोस को देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें 40 क्वेश्चन था, आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।